नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं, एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब की बार 400 पार। ब्रिटेन के चुनाव में इस बार विपक्ष के लिए यह नारा सच्चाई बन चुका है। ब्रिटेन की 650 सीट में से विपक्षी दल लेबर पार्टी को 400 से ज्यादा सीट मिल चुकी है। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार हो गई है। ब्रिटेन में हुए इस सत्ता परिवर्तन का भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर क्या असर होगा, एक खास रिपोर्ट में जान लीजिए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। 5 जुलाई को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 में अब तक 410 सीटें मिली हैं। 3 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। ब्रिटेन में सरकार बनने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। चुनाव के दौरान लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 119 सीटें मिली हैं। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। सुनक ने रिचमंड एंड नॉर्थलर्टन सीट से जीत हासिल की। वहीं लेबर पार्टी से पीएम पद के कैंडिडेट कीर स्टारमर ने लंदन की हॉलबॉर्न एंड सेंट पेनक्रास सीट से वो चुनाव जीते हैं। ऋषि सुनक ने बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंप दिया है। चार्ल्स ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद किंग लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टारमर को सरकार बनाने का न्योता देंगे। ब्रिटेन के चुनाव में हार के बाद सुनक ने पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दिया है। पीएम आवास से बाहर आकर जनता को संबोधित करते हुए सुनक ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे दुख है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी के उतने नेता संसद में नहीं होंगे। चुनाव कैंपेन में आप सबके साथ और मेहनत के लिए आप सभी का धन्यवाद। The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. Despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. ब्रिटेन में सरकार बदलने वाली है। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्रिटेन में आम चुनाव का रिजल्ट लगभग साफ हो चुका है। कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल के शासन को खत्म करके शानदार जीत हासिल की। आइए अब जानते हैं कौन है कीर स्टारमर। कीर रॉडोनी स्टारमर एक ब्रिटिश राजनेता और वकील हैं। स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को इंग्लैंड के सरी में ऑक्सटेड नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। परिवार के 4 बच्चों में से उनका पालन पोषण लंदन के बाहर के एक छोटे से शहर में एक तंगी भरे घर में हुआ। उनके पिता फैक्ट्री में टूल बनाने का काम करते थे, जिन्होंने स्टारमर नाम लेबर पार्टी के पहले नेता कीर हॉडी के नाम पर रखा था। स्टारमर की मां हॉस्पिटल में नर्स थी। स्टारमर जब छोटे थे तभी एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मां का निधन हो गया। मां का साया सिर से उठ जाने के बाद उन्हें बचपन से ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही पढ़ाई में वो अच्छे थे। परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने की वजह से उनका एडमिशन एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल में हुआ था। वे यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करने वाले अपने परिवार में पहले थे। 1985 में लीडल यूनिवर्सिटी में लॉ में बैचलर की डिग्री उन्होंने हासिल की। इसके बाद 1986 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के
सेंट एडमिरल हॉल में सिविल लॉ से ग्रेजुएट हुए। स्टॉर्मर ने 2007 में विक्टोरिया अलेक्जेंडर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। स्टॉर्मर एक प्रतिभाशाली संगीतकार भी हैं। उन्होंने नॉर्मन कुक के साथ स्कूल में वायलिन की शिक्षा भी ली है, जिन्होंने बाद में हाउस मार्टिन्स के लिए डीजे फैटबॉय स्लिम के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 2003 में स्टॉर्मर ने राजनीति की ओर रुख अपनाना शुरू कर दिया। उत्तरी आयरलैंड में पुलिस के मानव अधिकार कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की भूमिका निभाकर कई लोगों को हैरान कर दिया था। इसके 5 साल बाद उन्हें लेबर प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के द्वारा इंग्लैंड और वेल्स के लिए सार्वजनिक अभियोजन निदेशक डीपीपी के रूप में नियुक्त किया गया। वे 2008 से 2013 तक इस पद पर रहे। उन्होंने व्यय घोटाले में शामिल सांसदों, फोन हैकिंग में फंसे पत्रकारों और इंग्लैंड में दंगों में भाग लेने वाले युवाओं का नेतृत्व किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने साल 2014 में बकिंगम पैलेस में स्टॉर्मर को नाइट की उपाधि दी थी, जिसके बाद नाम के साथ सर कहा जाता है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 14 साल बाद लिबरल पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कीयर स्टारमर प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए तैयार हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिटेन में आम चुनाव में शानदार जीत के लिए कीयर स्टारमर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूं। इसी के साथ पीएम मोदी ने सुनक को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूके के आपके सराहनीय नेतृत्व और आपके कार्यकाल के दौरान भारत और यूके के बीच संबंधों को गहरा करने में ऋषि सुनक के सक्रिय योगदान के लिए आपको भी धन्यवाद। साथ ही पीएम मोदी ने ऋषि सुनक और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन का राजनीतिक ढांचा काफी हद तक भारत से मिलता जुलता है। यहाँ भी संसद के 2 सदन हैं। इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। ब्रिटेन के नागरिक आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं, जिसमें इस बार लेबर पार्टी ने 400 पार का आंकड़ा पार किया है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2 साल से अधिक समय से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत कर रहे हैं। लेबर पार्टी की प्रचंड जीत से दोनों देशों के बीच FTA पर चल रही वार्ता के डायनेमिक्स में बदलाव आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इस वक्त देश में हाथरस के भगदड़ कांड की चर्चा हर जगह हो रही है। घटना में 121 लोग काल के गाल में समा गए। अपनों को खो चुके लोगों के पास गम के सिवा अब कुछ नहीं बचा। इसी दर्द को समझने के लिए राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। आखिर क्या क्या हुआ, एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। इन रोते बिलखते लोगों के दर्द को महसूस कीजिए। सड़कों पर पड़ी इन चप्पलों की वानगी को समझने की कोशिश कीजिए। ये मंजर उस जगह का है जहां ये लोग मन की शांति पाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन किसे पता था कि जिस राह पर ये निकले हैं वो उनके जीवन को ही शांत कर देगा। हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत के बाद हर परिवार में गम का माहौल है। अपने को खो चुके लोगों का गम बस ये ही समझ सकते हैं, लेकिन उनके दर्द को समझने के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी को अपने बीच पाकर इन पीड़ितों का दर्द राहुल गांधी के साथ आंसुओं के सैलाब बनकर फूट पड़ा। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फफक कर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। कहा कि बिल्कुल टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल शुक्रवार सुबह 5:40 पर दिल्ली से रवाना हुए। सड़क मार्ग से सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे। हादसे में यहां के मंजू देवी और उनके बेटे पंकज की मौत हुई थी। राहुल उनके घर पहुंचे
परिवार से हादसे की जानकारी ली। मंजू देवी की बेटी ने बताया, राहुल सर ने कहा कि पार्टी के लोग आपकी मदद करेंगे। ननन शांति कुमारी ने कहा, हमारी दुनिया वीरान हो गई, हमने राहुल जी से इंसाफ की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि साहब कुछ भी हो जाए, दोषी बचने नहीं चाहिए। राहुल जी ने कहा वो पूरी मदद करेंगे। अलीगढ़ में राहुल 1 घंटे तक रहे। यहाँ 3 पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे हाथरस पहुंचे। अलीगढ़ के बाद हाथरस पहुंचे राहुल ने एक पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। राहुल ने करीब 30 मिनट तक परिवारों से बात की। वहां उनके बैठने के लिए स्टूल रखा गया था। राहुल ने स्टूल को साइड कर दिया और जमीन पर बैठे। उसके बाद उन्होंने पीड़ितों को अपने करीब बुलाया और परिवारों से कहा कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हाथरस में हादसे के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार दुख में है, शॉक्ड है। पीड़ितों ने साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। हाथरस में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया उसे देने में लापरवाही न हो। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों को न्याय मिले। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दे। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। हाथरस में पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि आप दोषी किसको मानते हो। हमने कहा कि हम इस घटना के लिए बाबा यानी कि भोले बाबा को दोषी मानते हैं। हाथरस में एक पीड़ित परिवार के परिजन ने बताया, उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख को जाना। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और मुआवजे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दुर्घटना की कार्रवाई होनी चाहिए। गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हो? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। हाथरस हादसे के बाद 3 जुलाई को सीएम योगी ने भी हाथरस का दौरा किया था। वे अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवारों से मिले थे। इधर हादसे की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की पहली बैठक गुरुवार शाम सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में हुई। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कहा, बहुत जल्द आयोग की टीम हाथरस जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। पुलिस ने हाथरस हादसे को लेकर जांच तेज कर दी है। भोले बाबा और सूरजपाल के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इनमें 2 महिलाएं हैं। फरार मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। गुरुवार शाम को भोले बाबा और सूरजपाल के वकील एपी सिंह भी घायलों से मिलने अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि भोले बाबा फरार नहीं हैं, वो यूपी में ही हैं। जब जांच टीम बुलाएगी वे आ जाएंगे। हाथरस की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस बाबा के लिए ये आयोजन किया गया था उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यहाँ तक कि एफआईआर में भी उसका नाम क्यों नहीं है। जिस यूपी में छोटे से भी गुनाह के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने वाली कार्रवाई करने वाली सरकार
आखिरकार 121 लोगों की जान लेने वाले बाबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में काबिज हो गई है, लेकिन विरोधी मोदी सरकार के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही सरकार पर संकट का अंदेशा जता रहे हैं। आरजेडी नेता लालू यादव ने पार्टी के स्थापना दिवस पर सरकार गिरने की तारीख भी बता दी है। आखिर लालू यादव ने क्या कहा है, खास रिपोर्ट में जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद आरजेडी का जोश बहुत हाई है और शायद इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने अगस्त में मोदी सरकार गिरने की आशंका जताई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने शुक्रवार को 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पटना के पार्टी ऑफिस में सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन पर संतोष जताया और कहा कि मुझे विश्वास है कि पार्टी और ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। साथ ही लालू यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बेहद कमजोर है और अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। वहीं आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद के 28वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में रही, सत्ता से बाहर रही, समय अच्छा और बुरा रहा। हमने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। हमने अपना संघर्ष जारी रखा। कभी सफल हुए तो कभी असफल हुए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अडिग रहे। आरजेडी पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हम अपने सफर में यही नहीं रहे। पहले हम जनता दल का हिस्सा थे। हमने अपने रास्ते अलग कर लिए और कई घटक दलों ने पार्टियां बना ली। हमारी पार्टी माए बाप की पार्टी है। राजद के वोटों में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एनडीए का हिस्सा कम हुआ है। हमने पिछली बार 1 के मुकाबले में 9 लोकसभा सीटें जीती। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे। फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो है, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो है, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में अलग अलग हुई। उसमें से राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना, बिहार में एक और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, आरएनडी बना, कई ऐसी पार्टियां। लेकिन जितना भी जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय पर आपने देखा होगा, सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, न समझौता हम लोगों ने किया। तेजस्वी ने आगे कहा, जाति आधारित सर्वेक्षण कराना हमारी प्रतिबद्धता थी। हमने सीमित समय में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा पूरा किया। हमने आरक्षण रोस्टर को उसी के अनुरूप अपडेट किया। भाजपा ने सत्ता में आते ही इसे रोक दिया था। भाजपा संविधान और आरक्षण के खिलाफ है। हमने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी। वे दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी 1 दर्जन से ज्यादा पुल ढह गए। तेजस्वी ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा, कागजात लीक हो रहे हैं और अपराध आसमान छू रहे हैं। अगर मैं इसमें शामिल हूं तो मुझे जेल में डालो।
बीजेपी जेडीयू का कहना है कि पहले पुल के मंत्री तेजस्वी यादव थे। ग्रामीण निर्माण विभाग की कमान किस पार्टी के पास थी? मैं सीएम नीतीश और बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वे ऐसी परियोजनाओं की समय सीमा साझा करें। वो आप आज का दौर देखिए, कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया था, हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई थी, गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। सरकार के गठन में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और शायद इसीलिए विरोधी पार्टियों ने निशाने पर हमेशा नीतीश कुमार को लिया है। सरकार के गठन के बाद 5 साल तक सरकार चलाना पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जिसका अंदेशा लालू यादव ने भरी सभा में जता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।